जेंटलमैन, आपके सामने फिर मैं यहाँ पे स्वागत हूँ। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। 2 लेक्चर्स हम लोगों का हो चुका था। आज थोड़ा सा बोर्ड इन्वायरमेंट थोड़ा अलग है, तो इसको लेकर के ज़्यादा ऑफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड यहाँ पे लग जाएगा, तो आपको यहाँ से भी डिजिटल बोर्ड वाला फीलिंग आएगा। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस बोर्ड पे जो कहानी हम लोग छोड़ के आए थे उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग का एपिसोड, जिसका नाम है चार्ज। और चार्ज के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट के 2 लेक्चर्स में। जिन बच्चों ने भी 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जा करके इस प्लेलिस्ट में आपको डाल दिया गया है, उस प्लेलिस्ट में जाइए और उस लेक्चर को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो अभी लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसको एक बार हम लोग रिकैप कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ रखा था अभी तक थोड़ा देर पहले तक कि सर चार्ज किसे कहते हैं। तो चार्ज का हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था, और बेसिक डेफिनेशन देखने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, चार्ज से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने देखे थे कि एवरेज करंट कैसे निकाला जाता है और इंस्टैन्टेनियस करंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, देखिए अभी से हम क्या पढ़ने वाले हैं, चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो हम लोगों का हेडिंग हो जाएगा अभी से प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ये हमारा क्या हो जाएगा, एक हेडिंग हो जाएगा। देखिए आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मैं बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ। बेसिक प्रॉपर्टी अलग होता है और प्रॉपर्टी अलग होता है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत सारा प्रॉपर्टी के बारे में, ताकि जब आप जाओ एग्जामिनेशन हॉल में, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आपका जेईई नीट का एग्जाम हो, वहां पे ये प्रॉपर्टी कुछ हद तक आपको हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और आपकी इंटेलिजेंट को बढ़ाने में। अब हमारे पास आते हैं प्रॉपर्टीज। तो कितने प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। हम लोग का दूसरा 2-3 लेक्चर इसी में चला जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में। अभी मैं प्रॉपर्टीज के बारे में सिर्फ आपको आइडिया दूंगा, लेक्चर दूंगा, बताऊंगा। लिखा लिखाया नोट्स आपको ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में डाला गया है इसका लिंक, जाकर चेक कीजिए, कमेंट में भी है। जैसे लिंक पे क्लिक कीजिएगा आप पहुंच जाइएगा टेलीग्राम में, और जैसे ही आप पहुंचेगा टेलीग्राम में, वहां आपको बेहतरीन खूबसूरत राइटिंग में लिखा हो, क्योंकि मैंने लिखा इसलिए खूबसूरत बोला। ठीक है, तो खूबसूरत राइटिंग में लिखा हुआ आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो आपके सामने है, अब बताइए चार्ज स्केलर होता है कि वेक्टर। आप कहिएगा सर ये स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। देखिए जो आपको मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ, हालांकि इस पे अगर डिटेल में जाऊंगा तो काफी ज्यादा इस पे बातें हो सकती है, लेकिन अभी मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ। जो डायरेक्शन को फॉलो करता है उसको वेक्टर कहते हैं, यानी सदिश राशि। जो डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता उसे स्केलर कहते हैं। ठीक है, मोटा मोटे तौर पे। तो यहाँ पे चार्ज जो है वो डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, आवारा है, वो जहां मैंने वहां निकल देता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि यह कैसा क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर। तो याद रख लीजिएगा, चार्ज कैसा क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, अब बताइए चार्ज जो है हमारे पास इस दुनिया में 7 यानी 5 और ये 2 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। नाम उससे क्या क्या है, तो मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेंपरेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। इस लिस्ट में कहीं भी चार्ज का नाम है, बिल्कुल नहीं है। तो जब इस लिस्ट में कहीं भी चार्ज का नाम नहीं है, तो चार्ज तो फंडामेंटल क्वांटिटी होने वाला नहीं है। अब कहिएगा सर ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, तो वह क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होता है किसी दूसरे क्वांटिटी पर, उसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल। और जो फंडामेंटल से मिल के बनता है उसे क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो इसका जो फॉर्मूला था Q = वो था I × T, कल वाली क्लास में, मतलब जो भी लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने बता रखा था। तो आप बताइएगा करंट इनटू टाइम, तो ये हमारे 2 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। तो आप बताइए चार्ज कैसा क्वांटिटी है बच्चों, तो चार्ज इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। चार्ज इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। वेरी गुड। पॉइंट तीसरा, अब हमको बताइएगा सर अगर कोई भी क्वांटिटी है, तो किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें उसका प्रॉपर मेजरमेंट के लिए यूनिट चाहिए होता है। जैसे मैं आपको ऐसे बोलूं कि बउआ अब 5 लीटर चावल लेके आइए, ये थोड़ा अजीब लगेगा आपके लिए। 5 किलोमीटर दूध लेके आइए, ये भी थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर यूनिट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक वो चीजें ऐसे ही अजीब होते चली जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, चार्ज के यूनिट के बारे में जानना चाहिए। तो कहिएगा सर चार्ज का यूनिट आखिर क्या है, तो उससे पहले आप ये देखिए कि चार्ज का यहाँ पर फॉर्मूला क्या है। तो जो चार्ज का फॉर्मूला है वो यहाँ पर है I × T। तो आप बताइए I, मैं यहाँ पे कौन सी यूनिट की बात कर रहा हूँ, SI यूनिट।
क्योंकि बहुत से यूनिट होते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसे पूरी दुनिया ने चुन रखा है। तो बताइए तो एसआई यूनिट यहाँ पर कितने हो जाएंगे? तो चार्ज का यहाँ पे करंट है तो करंट का एम्पियर और इनटू टाइम, तो टाइम का सेकेंड, और एम्पियर इनटू सेकेंड को हम लोग बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं जल्दी बोलिए? एक वैज्ञानिक के नाम पर इसे रख दिया गया ताकि वो सम्मान महसूस करे। जैसे आपके घर में जाओगे ना तो आसपास कैसे रोड रख दिया जाता है, वीर कुंवर सिंह रोड, ये रोड, वो रोड, क्योंकि जो उस मोहल्ले में कुछ अच्छा काम किए होते उनके नाम पे वो रोड सम्मान के रूप में रख दिया जाता है, ताकि उनका नाम जो है सालों सालों तक जिंदा रहे, क्योंकि वो तो रहे नहीं। ठीक है, तो इसीलिए बच्चे लोग कूलम और एम्पियर इनटू सेकेंड बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे जिनके नाम पे रख दिया गया कूलम। ठीक है, तो कोई आपसे पूछता है आज के बाद कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? एग्जैक्टली कूलम। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? फिर से बोल दीजिए मन में, आपका आंसर क्या आना चाहिए? कूलम। तो आज के बाद कोई भी कहता है कि एसआई यूनिट क्या होता है चार्ज का, तुरंत बोलिए कूलम। एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम। अब आइएगा पॉइंट नंबर 4 पे। ठीक है, जिसका एसआई यूनिट होता है उसका सीजीएस यूनिट होता है। कहेगा नहीं समझ में आया, मतलब क्या हुआ? देखिए, जैसे आपको कोई दूरी मापना है तो हम कहते हैं 1 मीटर। ठीक है, हम कहते हैं नहीं हमको इतना बड़ा नहीं चाहिए, तो आप कहते हैं सेंटीमीटर। मतलब आप दूरी को मीटर की तुलना में एक सेंटीमीटर इस्तेमाल करके, दूसरा यूनिट इस्तेमाल करके उसी यूनिट को छोटा कर दे रहे हैं। हर केस में छोटा नहीं होता, कुछ केसेस में बड़े भी होते हैं, एक्सेप्शन है। ठीक है, लेकिन अधिकतर केसेस में एसआई यूनिट बड़ा होता है और सीजीएस यूनिट क्या होता है? छोटा होता है। जैसे 1 केजी, तो 1 केजी चावल के लिए इस्तेमाल करते हैं, भाई साहब 1 केजी चावल दे देता है। लेकिन अगर तुम सोच के देखो, अगर तुम जा रहे हो तुम सोना की दुकान पे, तो क्या 1 केजी इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं। तो माप तौल की दुनिया में क्या होता है कि हम कभी कभी बड़ा यूनिट का भी इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी छोटे यूनिट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम लोग कौन सी यूनिट का इस्तेमाल किया? बड़े यूनिट का। और छोटे यूनिट के लिए हम लोग लिखते हुआ सीजीएस यूनिट। कौन सा यूनिट? सीजीएस यूनिट, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम में एक यूनिट होता है, उसको बोलते हैं सीजीएस यूनिट। अब इसको क्या बोला गया देखिएगा, मैं ओवरऑल ये आप पाओगे कि जब भी किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो करंट से संबंधित है, चार्ज से संबंधित है, जब भी करंट में भी ऐसा ही होता है, तो क्या होता है कि जब भी आप पहले यूनिट के अंदर आप चेक करोगे तो अधिकतर, ध्यान से मेरी बात को सुनना, अधिकतर सीजीएस यूनिट में एक शब्द लगा दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टैट। क्या बोलते हैं वो? स्टैट। ध्यान से सुनिएगा, इस चैप्टर में जब भी किसी भी भौतिक राशि का आपको सीजीएस लिखना है तो उसमें एक शब्द लगा देता है स्टैट, और जो ऐसा यूनिट का नाम है उसी को बगल में चपका दिया जाता है। तो बताइए सीजीएस है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, तो एक वर्ड क्या लग गया? स्टैट, और प्लस में क्या लगा दिया गया? वो कूलम। तो आप बताइए इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टैट कूलम? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आप बताइए तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या हुआ? कूलम। और चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या हुआ? तो स्टैट कूलम। चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? कूलम। चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होगा? स्टैट कूलम। और जरा देखिएगा, स्टैट कूलम को ही हम लोग कहते हैं ईएसयू। स्टैट कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको हम लोग बोलते हैं ईएसयू। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्लियर है? अब एक बात बताइए कि सर, अरे बोलो क्लियर है? हाँ, मन में बोल लो क्लियर है? एक्जैक्टली क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एसआई यूनिट का। तो एसआई यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए हमने किसी वैज्ञानिक का नाम चुना, तो सीजीएस यूनिट को भी एक्सप्रेस करने के लिए वैज्ञानिक को चुना गया जिनका नाम है फ्रैंकलिन। तो कोई भी आज के बाद आपसे पूछता है कि चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है, आप उसको तुरंत बोलिएगा फ्रैंकलिन। क्या बोलिएगा बाबू उसको? फ्रैंकलिन। तो चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या है? फ्रैंकलिन। एग्जैक्टली में 5वां। अगला पॉइंट, अच्छा इसका और भी यूनिट होते हैं, तो जरा देखिएगा अदर यूनिट। जैसे मैंने आपको बताया ना कि किसी चीज को अगर मेजरमेंट करना है तो पहले हम लोग केजी बोलते हैं, वो अगर हमको मास मेजरमेंट करना है तो केजी, केजी के बाद ग्राम, ग्राम के बाद मिलीग्राम, फिर बहुत सारे और भी यूनिट्स आते हैं। सेम इसी प्रकार बच्चे लोग, और भी एक होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कट्ठा, धूर, मन, बीघा, ये सब क्या है? हमारा लोकल लैंग्वेज है। मतलब उसके अलावा भी हम प्रैक्टिकल जीवन में और भी यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली हमें ऐसा यूनिट के अलावा सीजीएस देख रहे हो, सीजीएस के अलावा हमें अदर यूनिट्स को देखना है। तो अदर यूनिट जैसे यहाँ देखिए एम्पियर, तो मैंने बोला एम्पियर। अच्छा, बगल में है सेकेंड। सेकेंड टाइम का मात्रक है। हो सकता है टाइम का मात्रक यहाँ सेकेंड ना लिखकर वो तो आवर लिख दे। ठीक है, तो आप बताइएगा एम्पियर इनटू आवर किसका यूनिट है? तो एम्पियर दिखाता है करंट को
आवर दिखाता है टाइम को। अभी हमको इसके नंबर से यानी इसके डिजिटल वैल्यू से, न्यूमेरिकल वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब उसके मात्रक से है। तो ये दिखाता है करंट को, ये दिखाता है टाइम को, और करंट के टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, वो चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वो चार्ज। तो फिर से मैं बोलता हूँ, 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बट्टा 1 सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 कूलम बट्टा 1 सेकेंड। देखिए एम्पियर इंटू सेकेंड बराबर कूलम है, एम्पियर इंटू सेकेंड बराबर क्या है, कूलम। तो बताइए तो 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, वो कूलम बट्टे सेकेंड गुने 1 आवर में कितना घंटा, सॉरी माफ कीजिएगा, 1 घंटे में कितने सेकेंड। आप लोगों के मन में आया 60 सेकेंड, नहीं ऐसा नहीं है। कई बार इतना फ्रीक्वेंट हो जाते हैं ना कि हम 60 बोल देते हैं। तो 1 आवर में 60 नहीं है बल्कि 3600 यानी 3600 सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड से सेकेंड यहाँ काट देंगे और हमारे पास आ जाएगा 3600 कूलम। तो आपसे भी पूछेगा 1 एम्पियर आवर में कितने कूलम चार्ज होते हैं, तो क्या बोलिएगा 3600 कूलम, यानी कितना हो जाएगा 3600 कूलम चार्ज होते हैं। तो आई थिंक आपको ये सब काम आएगा, ऑब्जेक्टिव वगैरह में स्टेट बोर्ड का एग्जाम दोगे वहां भी काम आएगा और भी जगह काम आएगा, लेकिन अभी नीट के लिए काम नहीं आएगा क्योंकि अभी बहुत बेसिक चल रहा है। 1-2 दिनों के बाद नीट और जेईई की तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। तो खैर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अदर यूनिट्स यानी एम्पियर इनटू आवर का। अगला आता है, ठीक है, नेक्स्ट तो हमारे पास कहता है ये यूनिट हो गया। अभी इसका एक यूनिट इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट, ठीक है। कौन सा यूनिट होगा, प्रैक्टिकल यूनिट। तो जब इसके प्रैक्टिकल यूनिट जो होते हैं वो होते हैं वो फराडे। फराडे आपको पता है, फ्रैंकलिन के अलावा प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है, वो फराडे। तो एक ये भी यूनिट हो गया। चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको। तो हम लोगों ने भी क्या क्या देखा है, पॉइंट्स देखे हैं चार्ज से रिलेटेड कि सर अगर मैं बात करता हूँ चार्ज तो एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब आवारा है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता। उसके बाद इसका जो क्वांटिटी है वो फंडामेंटल ना होकर बल्कि क्या है, ड्राइव है। ऐसा यूनिट क्या है, इसका कूलम है। सीजीएस यूनिट क्या है, इसका स्टेप कूलम है, ईएसयू है, फ्रैंकलिन है, जो आपकी इच्छा है वो बोलिए, ठीक है। अदर यूनिट में एम्पियर इनटू आवर है, तो एम्पियर का होता है कूलम अपॉन सेकंड और आवर का होता है सेकंड। अगर मैं नंबर को भी हटा दूं तो केवल ध्यान कूलम पर है और कूलम चार्ज का मात्रक है, ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, फराडे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एपी, इनके नाम पे ये हो गया और माइकल फराडे के नाम पर ये पड़ गया। तो आपको जल्दी से एक बार इसको फिर से एक बार रिकैप कर लीजिए माइंड मैप में, क्लियर। फिर मैं आगे पॉइंट को बताऊं। चलिए हमारे पास अब ये पॉइंट हम लोगों ने देख लिए हैं। अब इस पॉइंट के बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ना है और इस पॉइंट में हमें कह रहा है कि इसका एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ईएमयू, ईएमयू ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। कौन सा यूनिट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होता है, तो चार्ज का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है उसको बोलते हैं एब कूलम, एबी, एब कूलम, एबी कूलम। अब कहिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होता है, मैं आपको बता दूं, बहरहाल आपको इतना मैं बता दूं कि जो जनरेटर होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो आप लोगों ने देखा होगा वो वर्क करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जब जनरेटर वर्क करता है तो उस दौरान चार्ज यानी करंट फ्लो होता है, तो कुछ चार्ज निकलता होगा। तो उस संदर्भ में क्या होता है कि जब हम उसको मेजरमेंट करने जाते हैं तो उस दौरान जो चार्ज की क्वांटिटी पाई गई, जो उस पर रिसर्च किया गया, उसको मैंने कंक्लूड कर करके उसके लिए एक मात्रक बैठा दिया और उस मात्रक को हम लोगों ने क्या बोलना चालू कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, यानी उसको चार्ज के बारे में बात किया तो वो कितना है, एब कूलम। क्या है वो, एब कूलम। अब एक सवाल आता है कि सर इतने सारे मात्रक हैं, ठीक है। तो जैसे आपको याद होगा, बहुत बेसिक सा मात्रक मैं बता रहा हूँ कि आपको याद होगा 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, वो 1000 ग्राम। सिमिलरली एसआई यूनिट का सीजीएस के बराबर करने के लिए कुछ नंबर लगाना होता है, जैसे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 केजी में 1000 ग्राम। तो आप देख रहे हो कि एक मात्रक से दूसरे मात्रक तक कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ नंबर की आवश्यकता पड़ती है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ चार्ज के एसआई यूनिट का, मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ तो चार्ज के 9 नंबर पॉइंट हो जाएगा एसआई यूनिट, तो वो है कूलम। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सीजीएस का, कोई आपसे पूछेगा 1 कूलम में कितना सीजीएस होता है, तो वो तो आपको आइडिया आ ही गया है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो 1 केजी 1000 ग्राम को रखा हुआ है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर को रखा हुआ है। तो सिमिलरली 1 कूलम 3 × 10⁹ ESU को रखा हुआ है, ठीक है ना। किसको रखा हुआ है, ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो
आज के बाद आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये कि एक कूलम अपने साथ कितने चार्ज को रखता है। अगर ईएसयू में चेक करूंगा तो एक कूलम अपने साथ रखता है 3 × 10⁹ या तो ईएसयू बोलता है या तो स्टैक्ड कूलम बोलता है, ठीक है। तो अगर मैं आपकी बात करता हूँ कि सर एक कूलम को हमने ऐसे लिखा है, तो क्या मैं अगले पॉइंट में ऐसा लिख सकता हूँ कि एक ईएसयू बराबर, तो कुछ नहीं करना, इस वाले नंबर को नीचे ले आना। तो सर ये तो बहुत बेसिक सा बात है, ये आप हमें क्यों बता रहे हैं। अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो आप ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा घूमने की संभावना है। मैंने आपको कहा ना कि ये चैनल ऐसा है जहां बोर्ड एग्जाम को भी बहुत डीप तक थ्योरेटिकली देख सकते हैं और जेईई नीट की तरफ भी आप पढ़ सकते हैं, तो हमें दोनों का ख्याल रखना है। इसीलिए तो ये चैनल इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जितने लोग इस चैप्टर को 12 से 15 लेक्चर में खत्म कर लेते हैं, हम लोग दोगुना टाइम लेंगे, क्योंकि हम लोग को दोनों पढ़ना है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे एक ईएसयू, तो इस सब को नीचे भेज देंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे ईएसयू का मान चाहिए तो ये नीचे आ जाएगा। तो 1/3 × 10⁹ और ये क्या हो जाएगा कूलम। तो आप देख रहे होंगे कि 1 ईएसयू इक्वल टू इतना होता है। अगर मैं इसको फर्दर थोड़ा डिराइव करता हूँ तो 1/3 10⁻⁹ कूलम, ये क्वेश्चन आ जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा काट दूंगा, क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसको नैनो कूलम, क्योंकि 10⁻⁻9 को क्या बोलते हैं, नैनो। तो आज के बाद अगर आपको कोई पूछेगा तो बहुत सिंपल से कह सकते हैं कि सर 1 ईएसयू बराबर होता है 1/3 × नैनो कूलम। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ड्राइव करूँ तो 0.33, अब ये बढ़ते चले जाएगा तो नैनो कूलम, तो ये हमारे पास आ जाएगा ईएसयू बराबर। तो एक ईएसयू बराबर कितना हो जाएगा बुआ, 0.33 नैनो कूलम। तो ये बहुत बेसिक सी बात है जो आपको जाननी चाहिए। जैसे आप बिल्कुल ऐसे याद रखते हैं बहुत नॉर्मल दुनिया में कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, सिमिलरली आप इसको भी याद रखिए कि एक कूलम इक्वल टू कितना ईएसयू होता है, 3 × 10⁹ आप चाहे तो उसका टैटू भी करवा सकते हो, है ना, सस्ता मिल जाएगा आपको और ये याद भी रहेगा। फालतू का टैटू करवाते हो 1000, उससे अच्छा इसका करवा लो यार, कम से कम याद तो रहेगा। कहीं आपने नहीं करवाया टैटू, मैंने करवाया है, पर जरूरी नहीं कि हर कुछ आपको दिखाया जाए। चलिए अगला बात करते हैं 11 नंबर। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास अगला पार्ट आता है। तो आपसे कोई कहता है कि सर एक बात बताइए, आप मुझे बताइए 1, ठीक है ना, एक कूलम, मैंने आपको बताया ना एक कूलम के बारे में, तो कोई आपसे पूछेगा एक कूलम बराबर, तो 1/10 कूलम। 1 एक कूलम, कितने कूलम होंगे वो, 1 एक कूलम इज इक्वल टू 1/10 कूलम, सॉरी, तो 1 एक कूलम इज इक्वल टू 1/10 कूलम। ये आपको याद रखने होंगे थोड़ी सी चीजों के लिए। चलिए अब 12 नंबर, 12। आप जरा बताइएगा इस सब में सबसे बड़ा यूनिट कौन है। हाँ एक चीज और है, एक चीज और, एक फराडे में जो चार्ज नोटिस किया है, ये सब नंबर याद रहेगा ना, तो जो भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो उसका वैसे चुटकी बजा के नंबर आएगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो और अभी बेफिक्र होकर पढ़िए, बस ये सब आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव कहीं से भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। कहते हैं ना कि आउट ऑफ सिलेबस सब सिलेबस में ही होता है ना, नहीं पढ़ाओगे तो आउट ऑफ सिलेबस, पढ़ा दोगे तो सिलेबस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, बात में रखने से अच्छा इधर भाग ऑब्जेक्टिव के लिए, उधर भाग ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए जब पढ़ाई कर लो ना सबसे बेस्ट टाइम वही होता है, इसी टाइम हमको पढ़ना है। तो एक फराडे में होता है 96,500 कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस में इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, है ना। तो एक फराडे में होता है 96,500 कूलम। तो हमको आपको एक पॉइंट बताना है, आप हमको बताइए बेटा सबसे बड़ा यूनिट चार्ज का कौन होता है, जरा देख के बताइए। तो इसमें से चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है, कौन है चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट, जरा बताइएगा। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, जल्दी बताइए। देखिए अभी क्या है कि सभी लोग बहुत छोटे के भाग लेते हैं, चार्ज के बारे में एक लेक्चर दिया आगे बढ़ गए, इसलिए हाल ही सिलेबस खत्म कर देंगे। अब हम और आप जब मिलकर ये काम कर रहे हैं ना यूट्यूब पर पहली बार जो आए हैं, तो बेटा देखिएगा अभी बहुत से लोग इसमें अपने कॉपी में ये सब चीज़ को ऐड करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ आए हैं क्यों है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए। और मैं आपसे गारंटी देता हूँ हम लोग जब तक सीतामढ़ी को चेंज नहीं करेंगे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, पूरा एकदम चेंज कर दे रहे हैं। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, तो बताइए चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट फराडे है, इससे बड़ा यूनिट कोई नहीं है ना बुआ। तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे बुआ, फराडे, ठीक है बेटा। अच्छा अब बताइए चार्ज का सबसे छोटा यूनिट कौन है, देख के बताइए, तो देखते कितने बच्चे बता पा रहे हैं इसको। चार्ज के सबसे छोटा यूनिट एग्जैक्टली
चार्ज का सबसे छोटा यूनिट है ESU, और ESU को हम लोग बोलते हैं फ्रैंकलिन। क्या बोलते हैं? देख लो कितना भाग में चला गया, ये बहुत छोटा हो गया। तो बताइए तो फ्रैंकलिन ESU को हम लोग क्या बोलते हैं? वो फ्रैंकलिन। तो कोई भी आपसे पूछता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है होगा, तो आप लोग क्या बोलिएगा? होगा फ्रैंकलिन। ठीक है, तो ये बात आपका क्लियर हुआ। तो यूनिट के बारे में जो आपको ज्ञान था वो क्लियर हो गया कि हाँ सर यूनिट के बारे में आपने बताया कि सर ऐसा यूनिट को हम लोग बोलते हैं कूलम, CGS को बोलते हैं फ्रैंकलिन, फिर और भी एम्पियर गुने सेकंड आया, एम्पियर गुने आवर आया, फिर बाकी सब यूनिट्स आ गए। एक चीज और आप देखिएगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, है ना? इसका डायमेंशन क्या होगा जरा बताइए। तो वो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, Q बराबर IT। तो I को हम लोग बोलेंगे I और T को T, या तो IT बोलिए या तो AT बोलिए। तो ये हमारे पास क्या होगा? इसका डायमेंशन हो गया। तो आप लोग एक बार इसको रिकैप कर लीजिए, एक बार नजर से इसको देख लीजिए, नजर से इसको दोहरा लीजिए और ब्रेन में इसको बसा लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग अगले बात करते हैं, अगले पॉइंट्स पे।